है, तो हमें पता है कि हमारा जो आज का टॉपिक है, नई यूनिट है हमारी इकोलॉजी की। ठीक है, और इकोलॉजी में हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे नोट करते जाइएगा। ठीक है, इकोलॉजी नोट्स नहीं मिलेंगे, ऐसे ही आपको नोट करना होगा। आपको पता है इकोलॉजी की बात हो रही है, तो मतलब किसकी बात हो रही है? स्टडी ऑफ, है ना। इको इको के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। एनवायरमेंट, तो सिंपली भी यहाँ पे एनवायरमेंट लिख सकती हूँ, या और क्या लिख सकती हूँ? इकोसिस्टम की बात, क्योंकि जो एनवायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है, वो एनवायरमेंट ही तो है। तो उसकी जो स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? इकोलॉजी कहते हैं। Then, अब यहाँ पे बेसिकली जो इकोलॉजी होता है, इसमें आपके 4 एक ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल इश्यूज, 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट जो चैप्टर है दैट इज व्हाट, वो है आपका, आवाज आ रही है ना आप लोगों को बच्चों? हाँ, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो है इकोसिस्टम चैप्टर है पूरा, ये मैं आपको आज हम शुरू करेंगे आज की क्लास में। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उतना अपने डिस्कस करेंगे, ज्यादा चीजें आप डिस्कस नहीं करेंगे। अगर बात करी जाए कि इकोसिस्टम होता क्या है, तो इकोसिस्टम के लिए बेसिकली वर्ड, यानी कि ये एक तरह से कह सकते हैं कि वो इंटरेक्शन है जो बायोटिक और एबायोटिक दोनों कम्युनिटीज जो होती है, जो फैक्टर्स होते हैं, उन दोनों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इकोसिस्टम। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी, इट इज व्हाट, इकोसिस्टम, इट इज द इंटरेक्शन ऑफ, ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक, interaction of biotic and abiotic and abiotic। ठीक है, बायोटिक का मतलब आपको पता है लिविंग, और एबायोटिक का मतलब भी आपको पता है नॉन लिविंग। तो बायोटिक फैक्टर्स और आपके जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो, ठीक है। जब ये ठीक है, तो इंटरेक्शन है बायोटिक का और एबायोटिक फैक्टर्स का, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स का। ठीक है, किसके लिए? सेल्फ सस्टेनिंग के लिए। ये क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो टू रेगुलेट या टू सेल्फ सस्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, सेल्फ सस्टेन, सस्टेन लिख लीजिएगा, सिर्फ इतना ही काफी है। सेल्फ सस्टेनिंग, या आप कह सकते हैं इसको सेल्फ रेगुलेशन, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। देन अब एक और चीज है यहाँ पे कि सबसे पहले ये बात आती है, इकोसिस्टम सबसे पहले जो वर्ड दिया था वो किसने दिया था? टर्म, हु कॉइन्ड द टर्म, या हु गेव द टर्म इकोसिस्टम। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ इकोसिस्टम, ठीक है, टर्म was given by, किसने दिया था ये टर्म? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था A.G. टेंसले। A.G. टेंसले, T-A-N-S-L-E-Y, A.G. टेंसले, ये उन साइंटिस्ट का नेम था। इन साइंटिस्ट को फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इकोसिस्टम, सॉरी, इनको A.G. टेंसले को फादर ऑफ इकोसिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज, ऐसे लिख देते हैं, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोसिस्टम। डन।
अच्छा, इसके बाद देखिएगा, अब हम बात करते हैं जो इकोसिस्टम, जैसे आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा था लिविंग वर्ल्ड, उसमें एक हायरार्किकल क्लासिफिकेशन होता है। स्पीशीज से बड़ा जीनस होता है, जीनस में ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीनस मिलकर के फैमिली बनाते हैं, ठीक है। इन पार्ट्स क्लीन और फैमिली गेट्स से, सॉरी वो हाँ, ठीक है। तो वो मिलकर के क्लास बनाते हैं, ऑर्डर बनाते हैं, इस तरह से फैमिली बनती है, पूरा इस तरीके से आपने पढ़ा होगा एक सीक्वेंस। ऐसे ही अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं वो मिलकर के एटम बनाते हैं, एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं, और आपके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मिलकर के फिर सेल को बनाते हैं। अल्टीमेटली जब सेल बन जाती है, सेल के बाद फिर टिश्यू होता है ना। टिश्यू के बाद यहाँ पे हमें पढ़ना है इकोलॉजी, तो मैं वो सारी चीज तो नहीं बता रही हूँ। हम यहाँ पे लास्ट पॉइंट ले आते हैं कि अल्टीमेटली बनता क्या है, बनता है एक इंडिविजुअल। यहाँ पर हम हायरार्किकल सिस्टम पढ़ रहे हैं एक तरीके से, किसका, ये है इंडिविजुअल, ठीक है। मैं इंडिविजुअल कह दूं या ये कह सकती हूँ कि ये है एक ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है, जो इंडिविजुअल है, अब इसके जो ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है सबसे छोटी यूनिट होती है ये इकोसिस्टम की, उस सिस्टम हायरार्किकल क्लासिफिकेशन की। ये मिलकर के बनाते हैं किसको, पॉपुलेशन को। साथ ही साथ नोट करते जाना बेटा, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स और इंडिविजुअल्स ने बनाया पॉपुलेशन, और जो पॉपुलेशन है वो मिलकर के बनाती है, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है ना, तो ये बनाएंगे एक कम्युनिटी। उस कम्युनिटी को हम क्या कहेंगे, वो कम्युनिटी होगी बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी। जब ये बायोटिक कम्युनिटी के साथ में कौन, अबायोटिक कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हो जाती है, या मैं ये कह दूं कि यहाँ पर जब अबायोटिक फैक्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, जब ये मिल जाते हैं तो फिर ये मिलकर के बनाते हैं आपके किसको, इकोसिस्टम को। इसको बनाते हैं ये, तब बनाते हैं इकोसिस्टम को, है। इसके अलावा मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ एक, और फिर इकोसिस्टम के अलावा नेक्स्ट, यानी इकोसिस्टम में क्या होगा, इकोसिस्टम में नेक्स्ट बनेगा बायोम, ये मिलकर के बनाएगा बायोम को, और बायोम जो होगा वो सबसे बड़ी वाली यूनिट बनाएगा। मैं इसको यहाँ पे लेकर के आ रही हूँ, बायोम से मिलकर के बनेगा बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, ठीक है। तो ठीक है, तो जो ये बायोस्फीयर है ये सबसे बड़ी वाली यूनिट है। बायोस्फीयर बायोस्फीयर है, बी लिख गया यहाँ से, बायोस्फीयर ये मैं यहाँ लिख रही हूँ। बायोस्फीयर जो है ये इकोसिस्टम की लार्जेस्ट यूनिट है, ठीक है, याद रखिएगा। लार्जेस्ट यूनिट है किसकी, जो आपका इकोलॉजिकल हायरार्की है उसकी लार्जेस्ट यूनिट। चाहो तो आप लिख सकते हो लार्जेस्ट यूनिट है किसकी, ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की की, HEIRARCHY, हायरार्की, ये लार्जेस्ट है। लेकिन जो यहाँ पर है ये वाली, ये सबसे कैसी है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की। इसी ए है, ये एल है, HEIRARCHY, इकोलॉजिकल है। आया समझ में? देखो मैं एक बार बता देती हूँ, इकोलॉजी है स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। जहाँ पर बात आती है इकोसिस्टम की, यानी कि जब लिविंग जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए जब वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ में होते हैं तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं।
जरूरी नहीं कि इकोसिस्टम के लिए हमें किसी फॉरेस्ट या एनवायरमेंट को भी एग्जांपल लेकर के पढ़ना पड़े। हम नॉर्मली भी कह सकते हैं कि इकोसिस्टम हमारे जब घर में होते हैं तो वो भी एक इकोसिस्टम ही होता है। ऐसा तो नहीं ना कि घर में सिर्फ आप अकेले ही हो, कुछ नहीं है। घर में अगर आप अकेले भी हो, इंडिविजुअल्स ह्यूमंस के केस में, तो आपके साथ घर में कौन हो सकते हैं? घर में चूहे भी होते हैं, घर में कॉकरोचेस भी होते हैं, घर में मच्छर भी होते हैं, घर में समटाइम्स फ्लाइज भी होती हैं, घर में समटाइम्स लिजार्ड्स वो भी होते हैं। तो ये भी तो एक तरीके से ऑर्गेनिज्म ही है ना, ये सब लिविंग कंपोनेंट है। अगर आप ह्यूमन बीइंग्स में हैं तो आपके साथ आप सिर्फ अकेले नहीं हो, और भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स हो सकते हैं घर के अंदर। ठीक है, फिर उस घर में आपको क्या क्या मिलेगा? ये तो आप लिविंग कंपोनेंट की बात हो रही है। फिर आपको वहाँ पे एयर भी मिल रहा है जो कि बायोटिक कंपोनेंट है, पीने के लिए पानी भी तो घर में अवेलेबल होता है। अगर आपका एक एक्वेरियम रखा हुआ है तो वो भी एक तरीके से लिविंग कंपोनेंट ही है, उसके अंदर भी लिविंग प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट है। उसमें घर में आपको सनलाइट भी मिलती है। ये सारी की सारी चीजें मिल रही है, यानी कि वो जो घर है वो भी आपका एक इकोसिस्टम ही है। बिकॉज in your home you are not only the individuals who are living there, along with you there are so many other biotic components and as well या कह सकते हो आप abiotic components are also there। ठीक है, आपके साथ साथ में बायोटिक के साथ साथ में एबायोटिक कंपोनेंट भी उस टाइम पे बहुत सारे इन्वॉल्व है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इकोसिस्टम है। वो घर भी एक तरीके से इकोसिस्टम है। जंगल में जाते हैं तो वहां पे भी लिविंग के साथ साथ में बहुत सारे अदर। तो एक क्वेश्चन आता है कि जब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक दूसरे को सस्टेन किए हुए रहते हैं, मेंटेन किए हुए रहते हैं, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट के सर्वाइवल के लिए एबायोटिक कंपोनेंट मतलब जिनमें लाइफ नहीं है लेकिन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हवा, पानी, ये सब आप जानते हो। ठीक है, उनका होना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन अगर बायोटिक कंपोनेंट्स नहीं है तो अबायोटिक कंपोनेंट पे इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स नहीं है then definitely there will be a huge impact will be on the biotic component। ठीक है, तो फिर हमने देखा कि इकोसिस्टम जो टर्म था वो सबसे पहले किसने दिया? एजी टैक्सले ने। फादर ऑफ इकोसिस्टम के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। और ये जो हमने यहाँ देखा है पूरा का पूरा ये, ठीक है, इस तरह से यहाँ से ऑर्गेनिज्म सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इकोलॉजिकल हायरार्की की, क्लासिफिकेशन की। ऑर्गेनिज्म जो पॉपुलेशन बनाते हैं, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन बायोटिक कम्युनिटी को बनाते हैं। जब बायोटिक कम्युनिटी एबायोटिक कम्युनिटी के साथ में होती है देन दिस टर्म इज नोन टू बी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के से यानी कि ग्रुप ऑफ या कह सकते हैं कई सारे इकोसिस्टम जो है मिलकर के एक साथ, पानी है, जल है, आई मीन वाटर है या फॉरेस्ट है, एक साथ मिलकर के ये बनाते हैं बायो को। ठीक है, यहाँ भी हम देखेंगे इसको। और सबसे बड़ी जो यूनिट है इकोसिस्टम हायरार्की की वो है बायोस्फीयर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट यूनिट और स्मॉलेस्ट यूनिट, हु गिव द टर्म और हु इज द फादर, बस इतना तो आता है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। मैं ये हटा दूं यहाँ से, रब कर दूं, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो रब कर दूं ऐसे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट में इसके अलावा आगे कि जो आपके इकोलॉजी की अगर मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, जैसे भी मैं देखा कि इकोलॉजी के जो फादर है एजी टाइम्स में, ऐसे ही इकोलॉजी जो है, देखिए यहाँ पे ले आते हैं हम इकोलॉजी। ठीक है, तो ये जो इकोलॉजी है ना, ये थ्री कह सकते हैं, थ्री टाइप। ठीक है, कैसे कैसे? एक तो सबसे पहले टाइप है जो चली आ रही है वो ट्रेडिशनल, एक मॉडर्न और एक हमारी इंडियन इकोलॉजी की। यहाँ पे एक साइंटिस्ट के नेम की बात करी जाएगी कि कौन से साइंटिस्ट को किस इकोलॉजी का फादर कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो फर्स्ट वन इज MODERN, मॉडर्न इकोलॉजी है ये। ठीक है, मॉडर्न इकोलॉजी। फिर अगर हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में क्या होगा आपका? ट्रेडिशनल इकोलॉजी। ठीक है, अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में क्या होगा? इंडियन इकोलॉजी। थर्ड में क्या होगा? इंडियन इकोलॉजी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। कौन है यहाँ पे? तो मॉडर्न इकोलॉजी के जो फादर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ये ई ऑडम। सॉरी बच्चों, मैंने ना साइंटिफिक नेम की तरह इनका लिख दिया है, ई ओडम, ODUM। ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ कि जो ट्रेडिशनल इकोलॉजी है, तो इसके फादर ऑफ ट्रेडिशनल इकोलॉजी के जो फादर है वो कौन है? तो इसके हैं AV हम्बोल्ट।
ए बी हम्बोल्ट, HUMBOLT, ठीक है। और हमारे जो इंडियन इकोलॉजी है, इसके फादर की अगर मैं बात करती हूँ तो ये है रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा, ये 3 साइंटिस्ट हैं जो पर्टिकुलरली मॉडर्न, ट्रेडिशनल और इंडियन इकोलॉजी के फादर। चलिए ये बात तो हो गई नॉर्मली पूरी जो यूनिट है इकोलॉजी है। और हम हमारे टॉपिक पे आते हैं कि इकोलॉजी के अंदर में ही तो हम पढ़ रहे हैं ना हमारा इकोसिस्टम। इको इसमें हम कुछ बातें डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं कि जो टेंसले थे, इकोसिस्टम बेसिकली होता क्या है, ठीक है। इकोसिस्टम मतलब किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टेंसले, ये जो टेंसले थे उनके अकॉर्डिंग अगर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वो आपके नेचर के या एनवायरमेंट की, ठीक है। क्योंकि स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ एनवायरमेंट को ही तो इकोलॉजी बोल रहे हैं। तो उस इकोलॉजी में ही जो इकोसिस्टम है, ये उस एनवायरमेंट की, उस नेचर की सबसे छोटी, जिसे हम कहते हैं ना लाइफ की स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, वो सेल है। ऐसे ही एनवायरमेंट की या नेचुरल एनवायरमेंट की या एटमॉस्फेयर की है या, हाँ ठीक है, इन सबकी जो स्मॉलेस्ट और फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है इकोसिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर आता है इकोसिस्टम में अकॉर्डिंग टू A.G. Tansley, according to A.G. Tansley, on ecosystem, this is ecosystem is the, कैसी है ये, स्मॉलेस्ट है, स्ट्रक्चरल है, या ऐसे स्ट्रक्चरल वर्ड थोड़ा बेटर नहीं है, हम लिख लेते हैं फंक्शनल है, ठीक है। स्मॉलेस्ट है, फंक्शनल है एंड स्ट्रक्चरल भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, ठीक है। एंड स्ट्रक्चरल तो लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ की जो स्मॉलेस्ट बेसिक या फंडामेंटल या जो स्ट्रक्चर है वो सेल है, ऐसे ही एनवायरमेंट की या नेचुरल एनवायरमेंट की या, ठीक है, जो यूनिट होती है वो क्या है आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट है ये ऑफ नेचर, या इसी को हम क्या भी कहते हैं, एनवायरमेंट भी कहते हैं। ये हो गई कंप्लीट यहाँ पे। देन अब हम देखेंगे इसमें कुछ इकोसिस्टम के क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम फिर से टाइप्स, ठीक है, ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो जो टाइप्स होते हैं इकोसिस्टम के, अगर जैसे मैंने आपको बताया था, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमेशा हर किसी का ना कोई इंटरफेरेंस होता है। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इसका भी जो बेसिस होगा वो बेसिस क्या होगा, यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस, ये है बेसिस, ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस ये है उसका बेसिस। यानी कि ह्यूमन का इंटरप्शन है क्या कि नहीं है, अगर है तो कौन से टाइप का इकोसिस्टम हो जाएगा, अगर नहीं है तो विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम हो जाएगा। तो उसके बिहाफ पर इसको हमने 2 टाइप के इकोसिस्टम में डिस्कस करना है। एक, अगर ह्यूमन का इंटरप्शन नहीं है तो वो है आपका नेचुरल इकोसिस्टम कह सकते हैं, ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम। और अगर उसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है, इंटरप्शन है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम, या आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मैनमेड इकोसिस्टम, ठीक है। लेक एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन मेड नहीं मैन मेड, या कैसे लिख लीजिएगा, ह्यूमन लिख लीजिएगा, ऐसे में आगे कर देती हूँ मैं मैन मेड, आदमी ने बनाया हुआ है, मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है।
यहाँ तक में कोई डाउट? डाउट तो फिर आपको है ही नहीं, ठीक है। इसको हम ये कहते हैं, अब मैं इसे रब कर रही हूँ और आगे फिर से हम बढ़ रहे हैं, यानी कि जो अब हमने अभी पढ़ा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, और वो हमने 2 टाइप का पढ़ा। तो बहुत सिंपल है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसमें क्या क्या आएगा, नेचुरल इकोसिस्टम, और जो दूसरा है आपका कौन सा, एंथ्रोपोजेनिक कह दूं मैं इसको, या तो एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड इकोसिस्टम, या मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसके अंदर में बेसिकली क्या क्या आ सकते हैं। हम जानते हैं कि ये किसी ने बनाए नहीं है, नेचुरल इकोसिस्टम को किसी ने बनाया नहीं है, नेचर ने क्रिएट किया है इसको, है ना। दूसरा, ये अपने आप हुआ है ना। अब कह सकते हैं दे आर डेवलप्ड ड्यू टू चांस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन होता रहा है और ये इनका फॉर्मेशन होता रहा है, ठीक है। इसमें ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, और इसमें अगर हम बात करते हैं जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है, ग्रेटर अमाउंट में है। कोई जंगल किसी ने बनाया नहीं है, लेकिन अगर उस फॉरेस्ट के अंदर में आप जाकर के देखते हो, वहां पे बहुत सारे आपको प्लांट्स मिलेंगे, वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिलेगी, ह्यूज डाइवर्सिटी मिलेगी। तो यहाँ पे अगर नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, दे आर डेवलप्ड, कैसे बने होते हैं ये, दे आर डेवलप्ड इन, ठीक है, ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। नो ह्यूमन इंटरफेरेंस इज देयर, नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, या इंटरफेयर कह सकते हैं। थर्ड, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यूज या मोर, टाइम कंप्लीट होने जा रहा है, जैसे 10 मिनट हो जाएंगे, हम डिस्कनेक्ट हो जाएगी, आपको रिकनेक्ट कर लेना है। यूज या मोर, ठीक है। स्पीसीज डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, डाइवर्सिटी इज देयर, ऐसे करके लिख देते हैं। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं हमारे इसके एंथ्रोपोजेनिक की तरफ। क्या एंथ्रोपोजेनिक में ऐसा होता है कि वो इवोल्यूशन जब होता है तब तक उसका फॉर्मेशन होता है? नो, ये डेवलप और मेंटेन करते हैं कौन, इनको ह्यूमन इंटरफेरेंस के थ्रू। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, दे आर डेवलप्ड एंड maintain by human interference, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है ना वो थोड़ी कम होती है, यहाँ पे तो यूज ऑफ मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी है, यहाँ पर जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो कैसी होती है, लेस होती है, इज लेस, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर इसके एग्जांपल्स की। बहुत सिंपल है ये, नेचुरल जो इकोसिस्टम है, अगर हम इसके बात करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं नेचुरल इकोसिस्टम के जो एग्जांपल्स है, फॉरेस्ट है, ओशियन है ना, इनको किसी ने बनाया थोड़ी है, रिवर है। लेकिन वहीं पर अगर आप एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम की बात करते हो, ठीक है, इधर इसकी बात करते हो, तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि क्रॉप फील्ड्स है, एक्वेरियम जैसे कि एक्वेरियम है ना, क्रॉप फील्ड है, और अगर हम बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क है, बोटेनिकल गार्डन्स है, बोटेनिकल गार्डन्स हैं, या जूलॉजिकल पार्क है, जूलॉजिकल गार्डन्स कह दीजिए या जूलॉजिकल पार्क कह दीजिए, ठीक है। या आप कह सकते हैं वाटर, जो नदियों के ऊपर बांध जो बनाए जाते हैं, डैम, रिजर्वायर, डैम्स एक्सेट्रा, ये सब तो होते हैं एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम
अगर मैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल लिखती हूँ तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में देखिएगा यहाँ से कहीं से जगह मिले हमें थोड़ी सी, या जगह नहीं मिल रही, यहाँ से ले आते हैं। ये जो नेचुरल इकोसिस्टम है, थोड़ा सा मिला है यहाँ से हमें, कि जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है इसको फिर से क्लासिफाई किया गया है। और इस बार जैसे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में यहाँ पे इसका बेसिस क्या था, आपको पता है इसका बेसिस था ह्यूमन का इंटरफेयर कितना है, ठीक है, ह्यूमन इंटरफेयर या ह्यूमन इंटरफेरेंस ऐसे करके। लेकिन जो नेचुरल इकोसिस्टम है इसका जो बेसिस है वो है अकरेंस। वैसे तो मैंने आपको बता दिया नेचुरल इकोसिस्टम में कौन आते हैं, सब आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, किसी ने बनाए नहीं है, रिवर्स हैं, ओशियन है, समुद्र है, या फिर जो जंगल है, फॉरेस्ट है, ठीक है। लेकिन अकरेंस मतलब ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इसके बिहाफ पर जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है ये भी कितने टाइप का हो जाता है, 2 टाइप का होता है। ये भी कितने टाइप का हो जाता है, 2 टाइप का। और वो 2 टाइप कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहला है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हम बहुत सारे क्लासिफिकेशंस पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम की, बहुत सिंपल सिंपल है, घबराइएगा नहीं, ठीक है, समझ में आते चले जाएंगे। टेरेस्ट्रियल के अलावा एक दूसरा हो जाएगा आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो यहाँ पर आप उसको अलग अलग से क्लासिफाई कर सकते हो कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है यहाँ पर जमीन पे पाए जाने वाला इकोसिस्टम है। इसके अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करती हूँ तो क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हम इसके लिख लेते हैं, फॉरेस्ट, डेजर्ट या ग्रासलैंड एक्सेट्रा, घास के मैदान, है ना, ग्रासलैंड एक्सेट्रा। ये तो हो गए किसके, आपके, ये तो हो गए आपके किसके, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या हो गया कि यहाँ पे तो जो इकोसिस्टम है ये कहाँ मिलेगा, या तो हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे बायोटिक और अबायोटिक का कॉम्पोनेंट्स कॉम्बिनेशन, या हमें डेजर्ट में देखने को मिलेगा, या हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इसकी एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो ये कहाँ मिलेंगे बेटा, ये मिलेंगे हमें फाउंड इन वाटर बॉडीज में। ये वाला जो एसोसिएशन होगा लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट का, वो होगा आपके वाटर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिवर, रिवर के अंदर में भी आप देख सकते हैं ना, बहुत सारा वाटर तो है ही है, ऑक्सीजन भी उसके अंदर है, लेकिन अदर लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं, ठीक है, ओशियन एक्सेट्रा। ये आ गया एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। अब हम इसको यहाँ से फिर से रब कर देते हैं, क्योंकि हम इसका तो क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है इसका फिर से क्लासिफिकेशन है। और इस बार इसका बेसिस जो है वो रहेगा कि प्रेजेंस ऑफ प्योर वाटर, यानी कि प्रेजेंस ऑफ या बेसिस कर लीजिएगा नेचर ऑफ वाटर, वो नेचर जो है वाटर का वो प्योर फॉर्म में है या सॉल्टी मतलब मैराइन फॉर्म में है, ठीक है। इस बेसिस पर एक्वेटिक इकोसिस्टम को फिर से क्लासिफाई किया गया। तो मैं ये सब रब कर देती हूँ और हम फिर से जो अभी हमने लिखा था फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया था, एक दूसरा था आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम इसको फिर से क्लासिफाई कर दिया, ठीक है, कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। और वो 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक या तो वो पानी कैसा होगा, फ्रेश वाटर होगा, या वो पानी कैसा होगा, मैराइन होगा, नमकीना होगा। तो फर्स्ट इज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम, डोंट फॉरगेट टू राइट एक्वेटिक। तो फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम। और सेकंड की अगर मैं बात करती हूँ तो ये है आपका मैराइन वाटर या मैराइन एक्वेटिक सिस्टम। वाटर का हम बार बार ना लिखें तो बढ़िया है ना, वाटर लिख लें या एक्वेटिक लिख लें, एक ही मतलब है। तो मैराइन एक्वेटिक इकोसिस्टम ऐसे लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे उसको फ्रेश वाटर, चलो उसको फ्रेश वाटर एक्वेटिक ही आएगा, या फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी लिख सकते हो। तो ये आपका सेकंड हो गया मैराइन एक्वेटिक इकोसिस्टम।
आप देखिएगा फ्रेश नाम से पता चल रहा है फ्रेश वाटर की, तो यहाँ पर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूंगी कि क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर में जिसमें पानी बहुत साफ सुथरा होगा। ठीक है, इकोसिस्टम ऑल्दो किसमें बायोटिक कंपोनेंट होगा तभी तो उसको इकोसिस्टम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके कौन से, तालाब, कौन, झील, लेक, या वॉट रिवर बहता हुआ जो पानी है, एक्सेट्रा। ये सब किसके अंदर आते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर में आ गए। ठीक है, लेकिन यहाँ जो मैराइन वाटर है उसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो क्या क्या आ जाएंगे, वेटलैंड, ठीक है, या सी, या एस्चुरी, एस्चुरी करके कुछ बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सा एरिया होता है जहां पर जो नदियां होती हैं बड़े वाले समुद्र में जाके मिलती हैं, जो बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, वो एक तरीके से क्या है, सारे जो रिवर्स हैं वो सब रिवर्स उस समुद्र में जाकर के एंटर हो रही है, तो उसे मिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैराइन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अच्छा, अब देखिएगा जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है ये फिर से क्लासिफाई हो जाता है ये वाला। ठीक है, और ये फिर से दो टाइप में क्लासिफाई हो गया, यानी कि फ्रेश वाटर इको सिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम इज अगेन क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स कह सकते हैं या टू क्लासेस कह सकते हैं। कैसे, एक तो होगा लोटिस इकोसिस्टम, लोटिस, LOTIC। एक काम करते हैं इसके लिए अलग मार्कर यूज कर लेते हैं। ठीक है, लोटिस, LOTIC, लोटिस इकोसिस्टम या लोटिस एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड है बेटा आपका लैंटिस इकोसिस्टम। लैंटिस, ये इकोसिस्टम भी लिख सकते हो आप डायरेक्टली, और एक्वेटिक के अंदर पढ़ रहे हैं हम तो लैंटिस एक्वेटिक इकोसिस्टम करके भी लिख सकते हो। देखो लोटिस, लोटिस का मतलब आ रहा है लोटा, लोटा वर्ड आ रहा है ना, और बोलते कहावत सुनी हुई आपने, ये तो लोटे की तरह है, इधर भी हाँ। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हमने पढ़ा। अब हम किस पर आ रखे हैं, टाइप्स ऑफ जो आपका फ्रेश वाटर एक्वेटिक सिस्टम है उस पर। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर एक्वेटिक सिस्टम। ये इसका जो बेसिस है ना, इसके अगर मैं बेसिस की बात करती हूँ कि किस बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया गया है, तो बेसिस होगा यहाँ पे रनिंग वाटर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रनिंग वाटर। बेसिस क्या हो जाएगा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रनिंग वाटर, ये हो जाएगा इसका बेसिस। ठीक है, H2O। अब अगर वाटर है रनिंग मोड में तो क्या होगा, और अगर वो रनिंग मोड में नहीं है तो फिर कितने टाइप का, किस टाइप का होगा। तो ये इसमें फर्स्ट जो टाइप है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे, फर्स्ट होता है बेटा लोटिस, लोटिस इकोसिस्टम, लोटिस। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप हो गया। अगर हम लोटिस इकोसिस्टम की बात करते तो यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि ये कैसा है, रनिंग है, रनिंग, लोटे की तरह लुढ़क रहा है ना, बोलते ना बिन पहने के लोटे होना घर के ना घर के, तो ऐसे आप रख सकते हैं आपसे लोटिस। यानी कि यहाँ पर क्या है, रनिंग वाटर बॉडीज जिस एक्वेटिक इकोसिस्टम में मिले उसे कहते हैं हम लोटिस इकोसिस्टम। दूसरा जो सेकंड टाइप है वो कैसा है, लैंटिस। लैंटिस का मतलब है यहाँ पे रनिंग वाटर एब्सेंस है, यहाँ तो रनिंग वाटर का क्या है, प्रेजेंस है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। तो लैंटिस इकोसिस्टम के अंदर अगर जिस वाटर बॉडीज के अंदर में रनिंग वाटर नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, स्टैग्नेंट बॉडीज, है ना। तो यहाँ पे स्थिर पानी होता है, ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ पानी। ठीक है, स्टैग्नेंट वाटर आया समझ में। ठीक है, तो देखो जो रनिंग वाटर है यहाँ प्रेजेंट है, और यहाँ पे कैसा है, स्टैग्नेंट वाटर है, मतलब कि वो प्रेजेंट वाला वाटर है। अगर मैं रनिंग वाटर की बात करती हूँ कि रनिंग वाटर का, एक मिनट चेंज कर लेना चाहिए,
कि जो रनिंग वाटर है इसका जो एग्जाम्पल होगा, आपको पता है बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स है, जितने भी रिवर्स है ना, सब रिवर रनिंग वाटर के अंदर में आती है। यहाँ पे सी मत लिख दीजिएगा कि हम फ्रेश वाटर एक्वेटिक की बात कर रहे हैं। यहाँ अगर मैं बात करती हूँ किसकी, जो लैक्टिस है, जिसमें स्टैग्नेंट पानी रहता है, स्थिर रहता है, ठहराव रहता है, रुका हुआ रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? ऐसे वाली जो वाटर बॉडीज होती हैं उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे? तालाब का पानी रुका हुआ होता है, लेक, झील का पानी रुका हुआ होता है, ठीक है, या जो स्वेम्स दलदल जो होती हैं उनमें भी क्या होता है? ठहरा हुआ ही तो पानी होता है, स्वेम्स एक्सेट्रा। आया समझ में आता? अब ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ है इकोसिस्टम का ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस है। तो एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम है जिसमें हमने क्रॉप फील्ड्स, एग्रीकल्चर एरियाज या डैम, जो वाटर बॉडीज या वाटर डैम है वो, या आपके एक्वेरियम है, ठीक है, इन सबको हमने विद एग्जांपल्स डिस्कस किया। बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, जू, ये सब ठीक है आ गए। दूसरे आपकी बात करते हैं नेचुरल, जो ऑलरेडी दे आर डेवलप्ड ड्यू टू द प्रोसेस इवोल्यूशन नॉट ऑफ एनी ह्यूमन एक्टिविटीज, और इसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ह्यूज वैरायटी ऑफ स्पीशीज की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। इस तरीके की जो है उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में भी फिर हमने देखा बेसिस ऑफ अकरेंस पे दो टाइप का है वो, या तो एक्वेटिक होगा या तो आपका टेरेस्ट्रियल होगा। टेरेस्ट्रियल में फिर हमने देखा क्या क्या होगा? क्रॉपफील्ड, सॉरी, या तो वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होगा, ग्रासलैंड टेरेस्ट्रियल है, या डेजर्ट होगा या फॉरेस्ट होगा। एक्वेटिक में वो दो तरह से हो जाएगा फिर से। एक्वेटिक में पता वाटर बॉडीज है, लेकिन एक्वेटिक में फिर से वो दो तरह का, कि उसके अंदर फ्रेश वाटर है या मेराइन वाटर है। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम या मेराइन इकोसिस्टम कह सकते हैं। फ्रेश वाटर के अंदर में हमने देखा रिवर, पॉन्ड, लेक्स, ये सब किसके एग्जांपल है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के हैं। और जो मेराइन इकोसिस्टम है उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन आते हैं? आपके एस्चुरी, सी या ऑस्ट्रियन वगैरह आते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर को अभी देखा है। यहाँ पे इसका जो प्रेजेंस है कि एब्सेंस है रनिंग वाटर का। अगर पानी बहता हुआ है उस एक्वेटिक इकोसिस्टम में तो उसे हम कहेंगे लोटिस इकोसिस्टम, जिसका एग्जांपल है रिवर। लेकिन अगर है पानी रुका हुआ, बहेगा नहीं, पर्टिकुलरली उसी एक जगह में है, तो ऐसा जो इकोसिस्टम होता है उसे हम कहते हैं लैंटिस इकोसिस्टम ऑफ कोर्स। और इसमें स्टैग्नेंट वाटर होगा, इसके एग्जांपल्स होंगे पॉन्ड, लेक और स्वैम्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसका बेसिस है साइज। कि क्या साइज के बिहाफ पर भी इकोसिस्टम को क्लासिफाई किया गया था अलग अलग क्लासेस में। ठीक है, तो नाउ the second type of ecosystem on the basis of size. Types of ecosystem. Types of ecosystem. इसका जो बेसिस होगा वो क्या होगा? यहाँ पे साइज। साइज छोटा है कि साइज बड़ा है, इसके बिहाफ पर जो इकोसिस्टम है उसको कितने क्लासेस में क्लासिफाई किया गया। ठीक है, इसके हैं बेटा 4 टाइप्स। ऐसे कर लेते हैं इसको सीधा। इसके 4 टाइप्स होंगे। सबसे पहला जो इकोसिस्टम है, इसमें हम ऐसे नहीं करेंगे कि ये वाटर है कि अब हमने वाटर वाला, टेरेस्ट्रियल वाला वो डिस्कस कर चुके हैं, हम दूसरा टाइप ऑफ इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं। और उस सेकंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम का जो बेसिस है उसका है साइज। साइज कितना बड़ा है? बहुत ज्यादा बड़ा है कि बहुत छोटा है कि एवरेज है कि एवरेज से थोड़ा ज्यादा बड़ा है, उसके बिहाफ पे। तो एनी आइडिया? ये 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहला जो फर्स्ट टाइप है दैट इज मेगा इकोसिस्टम। मेगा इकोसिस्टम, ठीक है, नाम से पता चल रहा है मेगा। मेगा मतलब वेरी लार्ज इन साइज, है ना। मेगा मतलब बहुत बड़ा है जिसका कोई और छोर ही नहीं है। वेरी लार्ज इन साइज। इसका सबसे अच्छा अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो ओशियन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेगा इकोसिस्टम। आ गया समझ में? इसके अलावा अगर मैं सेकंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम की बात करती हूँ तो सेकंड हो जाएगा आपका, एक मेगा हो गया तो दूसरा हो जाएगा मैक्रो इकोसिस्टम। ठीक है, सेकंड वन इज मैक्रो इकोसिस्टम।
ये जो मैक्रो इकोसिस्टम है, अगर हम इसके साइज की बात करते हैं तो वेरी नहीं लगाएंगे, पर साइज में तो ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं लार्ज इन साइज, वेरी नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या लिख देंगे, लार्ज इन साइज। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल को लिख देती हूँ। फॉरेस्ट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसके नीचे ही लिख दिया है ये फॉरेस्ट, FOREST। ठीक है, फॉरेस्ट इसका एग्जाम्पल है। थर्ड टाइप का जो एक्वेटिक, सॉरी नॉट एक्वेटिक, थर्ड टाइप का जो इकोसिस्टम है, एक मेगा हो गया, एक मैक्रो हो गया, तो एक थर्ड जो होगा उसे हम कहेंगे माइक्रो इकोसिस्टम। माइक्रो इको सिस्टम। जो माइक्रो इकोसिस्टम है, ये देखो नाम से पता चल रहा है ना, माइक्रो की बात हो रही है, यानी कि ये स्मॉल इन साइज में है, छोटे साइज में है, बहुत छोटे नहीं कहेंगे पर हाँ छोटे साइज में है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है जो नदी होती है, जो तालाब होते हैं, वो साइज में कैसे होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। जो झील होती है, नदी नदी छोटी नहीं होती सॉरी, ठीक है, नदी तो आपके मैक्रो इकोसिस्टम के अंदर आ जाएगी, लेकिन जो आपके पॉन्ड्स हैं, जो लेक है, वो किस में आ जाते हैं, आपके माइक्रो इकोसिस्टम में। तो पॉन्ड, लेक, ये आ गए आपके माइक्रो इकोसिस्टम में। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट फोर्थ जो इकोसिस्टम है, अगर इसकी बात करती हूँ तो ये है बेटा नैनो इकोसिस्टम। नैनो इकोसिस्टम, ठीक है। तो जो नैनो इकोसिस्टम है, देखो हमने क्या लिखा है, मेगा में वेरी लार्ज, मैक्रो में लिखा है लार्ज, और माइक्रो में हमने क्या लिखा है, स्मॉल इन साइज। नैनो नैनो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्मॉल, वेरी स्मॉल इन साइज। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, है तो वो भी इकोसिस्टम ही, वेरी स्मॉल इन साइज। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, या ड्रॉप ऑफ वाटर कह सकते हो आप। एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे अलग पेन से लिख देती हूँ और ऊपर की तरफ लिख देती हूँ। जो नैनो इकोसिस्टम का जो एग्जाम्पल है वो ये है। ठीक है, ड्रॉप ऑफ वाटर या ड्रॉपलेट, आप कह सकते हैं ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट और ड्रॉप ऑफ वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर। आया समझ में यहाँ तक सबको? जल्दी से मुझे बताइए। एक टाइप पढ़ा हमने, सेकंड टाइप पढ़ लिया हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब हम थर्ड एक और पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसका बेसिस होगा स्टेबिलिटी। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? चलिए मैं रद्द कर देती हूँ, आप लोग कुछ बोलोगे या नहीं? ठीक है, तो नो डाउट। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा बोलने के लिए, थैंक यू सो मच। मुझे लग गया कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। अब एक और पढ़ेंगे हम थर्ड, ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, बहुत घुमा फिरा के तो बिल्कुल नहीं आते हैं। और आप ये मान के चलिएगा इकोलॉजी वाले जो यूनिट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 4 to 5 क्वेश्चंस अकेले एक यूनिट से मिल जाते हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस। मोर देन 3 मिल जाएंगे वो तो हमसे एक अलग बात है कि वेरी करता है, लेकिन 4 to 5 क्वेश्चंस अकेले इस यूनिट से मिलते हैं, और इन पर ज्यादा ही मिलते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कमियां ज्यादा होता रहता है, वो एक अलग बात है। तो इसलिए हम पूरा डिटेल में पढ़ते चलेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये, एक आपकी जो सेकंड यूनिट है वो, ये दो यूनिट से सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। और इसका एक हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, दूसरा हम पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ साइंस। अब जो थर्ड है, इसका है बेसिस स्टेबिलिटी, कितना स्टेबल है ये इकोसिस्टम, स्टेबिलिटी के लिहाज पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि क्या वो इकोसिस्टम टेम्पररी है या परमानेंट स्टेबल है। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड है, छोटे टाइम तक के लिए रहने वाला है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, टेम्पररी बोलेंगे। लेकिन अगर वो लंबे समय तक टिकने वाला इकोसिस्टम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, परमानेंट इकोसिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहला लिखती हूँ टेम्पोररी इकोसिस्टम। ठीक है, ये वाला जो इकोसिस्टम है ये कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है। दूसरा हो जाएगा, अगर एक टेम्पोररी है तो दूसरा है आपका
परमानेंट इकोसिस्टम, परमानेंट इकोसिस्टम। ये वाला जो है ये कैसा हो जाएगा, बेसिकली आपका लिव फॉर लॉन्ग, है ना, या लॉन्ग लिव्ड इकोसिस्टम ऐसे कह सकते हैं, लंबे समय तक इसकी स्टेबिलिटी रहेगी। अच्छा, इसमें अब हम बात करेंगे किसके, एग्जांपल्स की, ठीक है। जैसे आपने देखा है बारिश के टाइम में जो मेंढक आते हैं वो बहुत लंबे समय तक नहीं टिकते हैं, या जब बारिश बारिश में आपने, और दूसरा में एग्जांपल देखो, बारिश के टाइम पे ना आपने बहुत सारे प्लांट्स, अननेसेसरी प्लांट्स की ग्रोथ देखी होगी, लेकिन जैसे ही बारिश का सीजन जाता है वो सब प्लांट्स भी चले जाते हैं। ऐसे उसके टाइम में बहुत सारे कीड़े वगैरह भी आते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह भी आते हैं, तो ये लंबे समय तक नहीं टिकते हैं, जब तक इनका सीजन होता है तब तक ये रहते हैं, उसके बाद नहीं रहते हैं। दूसरी बात आपने देखा है कि ये सपोज एक प्लेट है, एक पेट्री प्लेट है, और इस पेट्री प्लेट पर यहाँ पर ये माइक्रो कोई बैक्टीरिया है, आपने कुछ ग्रोथ करवा रखी है, तो ये ग्रोथ कब तक रहेगी, ये ग्रोथ सिर्फ तब तक रहेगी जब तक यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडिया अवेलेबल होगा। एक ना एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि न्यूट्रिएंट मीडिया खत्म हो जाएगा। आपने ग्राफ पढ़ा होगा, है ना, आपने नहीं पढ़ा होगा तो इसी यूनिट में आप पढ़ोगे भी, आई थिंक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में है, ये वाला जो ग्राफ होता है इस तरह का हमें नेचर में ग्राफ देखने को मिलता है, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और फिर डेथ फेज, है ना, कि ग्रोथ स्टार्ट हुई, भाई ये प्लेट थी, इस प्लेट में आपने यहाँ पे कल्चर लगाया था, उसमें आपने एक सेल को यहाँ पे इनोक्यूलेट कराया, कल्चर्स में लगा हुआ है ढेर सारा, फिर क्या होगा, ग्रोथ को खाना मिल रहा है यहाँ पे बैक्टीरिया को, वो अपनी सबसे मैक्सिमम ग्रोथ को गेन करेगा। इनकी ऐसे खूब सारी ग्रोथ हो गई यहाँ पे, तो ये वाली जो ग्रोथ आ गई किसके अंदर में आ गई है, इस वाले फेज के अंदर में आ गई है, यानी कि इसे हम लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज बोलेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि इस प्लेट के अंदर में जो खाना है वो खत्म हो चुका होगा, और यहाँ पे जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। कितने, अगर इसमें आप सपोज 10⁻⁶ बैक्टीरियल कॉलोनी, तो वो उतने कितने रहेंगे, तो इसे हम बोलते हैं क्या, कांस्टेंट फेज या स्टेशनरी फेज। लेकिन फिर धीरे धीरे इनमें आपस में खाने की वजह से क्या हो रही है, डेथ हो रही है, कम हो रहे हैं, तो हो सकता है कि वो 10⁻⁶ से 10⁻2 और 0 भी रह जाएगा, तो वो किस फेज में आ जाएगा, यहाँ पर डेथ फेज में आ जाएगा, ये वाली ग्रोथ। तो ये शॉर्ट लिव्ड है ना। ऐसे ही मानसून सीजन के टाइम में भी अगर मैं बात करती हूँ कि जब तक उनको देखने को मिला तब तक तो ठीक है, उसके बाद में नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये टाइप की जो ग्रोथ होती है या इस टाइप का जो इकोसिस्टम होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आपका टेम्पोररी इकोसिस्टम कहते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रेनफेड डिचेस, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रेन फेड डिचेस, या एंड करके मैं लिख देती हूँ कि माइक्रोब्स, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स ऑन, नॉट ग्रोथ, ग्रोथ नहीं लिखते हैं हम, ऐसे लिख देते हैं सीधा, माइक्रोब्स ऑन पेट्री प्लेट, ठीक है। एंड माइक्रोब्स जब तक है खाना पीना तब तक तो वो रहेंगे, माइक्रोब्स ऑन माइक्रोब्स ऑन पेट्री डिशेस या पेट्री प्लेट या पेट्री डिश, ठीक है। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं परमानेंट इकोसिस्टम की, ठीक है, तो परमानेंट इकोसिस्टम ये वो है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, हमेशा यहाँ पे रहने वाला है। देखिएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं परमानेंट इकोसिस्टम के, जंगल है, ठीक है, कभी तो खत्म नहीं होंगे, एक अलग बात है ह्यूमन बींग्स खत्म कर रहे हैं उनको, लेकिन खुद से तो नहीं होंगे वो। फॉरेस्ट है, ओशियन है, सी है, समुद्र, ठीक है, या जो रिवर होती हैं, रिवर भी तो कभी खत्म नहीं होंगे, मतलब लंबे टाइम के लिए हैं, अब कभी खत्म नहीं होंगे ये तो बात की बात है, लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, उनके जैसे तो नहीं है, टेम्पररी इकोसिस्टम के जैसे। यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है।
अब टाइप्स हमारे कंप्लीट हुए इकोसिस्टम के। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं और वो है दैट इज कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इकोसिस्टम के। वैसे तो आपको पता ही है, अभी तक मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ यहाँ पर, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो बेटा दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले तो वो ये क्या क्या कह सकते हैं उन्हें, बायोटिक कह सकते हैं, और सेकंड आप क्या कह सकते हैं, एबायोटिक कह सकते हैं। फर्स्ट वन इज बायोटिक कंपोनेंट, या और हम इसे क्या कह सकते हैं, लिविंग कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट। ऐसे ही सेकंड टाइप के जो आपके कंपोनेंट होंगे उसको हम क्या कहेंगे, एक बायोटिक है, यानी कि एक में अगर लिविंग बींग्स होंगे दूसरे में नॉन लिविंग बींग्स होंगे। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, या नॉन लिविंग कंपोनेंट। नॉन लिविंग कंपोनेंट, ये हो गए दो टाइप के कंपोनेंट। डन। अब हम देखेंगे, फिर से हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन बायोटिक कंपोनेंट का। ये बायोटिक कंपोनेंट में तो आपको पता है एग्जांपल बेसिकली क्या आते हैं यहाँ पे, कि वाटर है, ये सब है। ठीक है, लेकिन अभी हमें फिर से इनका मेजर क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है अकॉर्डिंग टू मी। बायोटिक कंपोनेंट के बिहाफ में देखेंगे क्या रोल है, यानी कि दोनों को, बायोटिक को भी और एबायोटिक कंपोनेंट को फिर से क्लासिफाई किया गया है, और इस बार इनका जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ रोल इन इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट है तो क्या रोल है इकोसिस्टम में, या वो एबायोटिक जो कंपोनेंट है अगर आप उसको क्लासिफाई कर रहे हो उसका भी क्या रोल है इकोसिस्टम में। चलिए मैं ये रब कर दूं, सबने आई थिंक आप सबने नोट तो कर लिया होगा। यस कर लिया, चलिए ठीक है, आ जाते हैं हम। फर्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, या लिविंग कंपोनेंट। एक एक करके पढ़ लें हम, पहले एक का और फिर दूसरे वाले का। कंपोनेंट, ये जो है बायोटिक कंपोनेंट और लिविंग कंपोनेंट, इसका जो बेसिस, बेसिस दोनों का एक ही रहेगा, डिफरेंस इतना है कि मैं एक एक करके ले रही हूँ, पहले तो कर लेती हूँ पहले। ठीक है, बेसिस रहेगा बेटा कि क्या रोल है इकोसिस्टम में, ये बेस है इसका, रोल इन इकोसिस्टम। ठीक है, इसके बिहाफ पे दो तरह के हो सकते हैं, और दोनों तरह को आप जानते हैं। एक तो क्या हो जाएंगे आपके ऑटोट्रॉफ्स, और दूसरे हो जाएंगे आपके हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, या मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, एक हो जाएंगे आपके प्रोड्यूसर्स, और यहाँ पर आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं, या आप इन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं। प्रोड्यूसर्स या प्राइमरी, ये प्राइमरी है याद रखिएगा, फर्स्ट डिग्री मतलब प्राइमरी। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं पता है ना? प्रोड्यूसर्स में तो वही वो सब होते हैं जो किसी, हम भी तो किसी को खाना दे रहे हैं, शेर आके हमें निकल गया तो हम उसके लिए खाना हो गए, हम तो उसके लिए प्रोड्यूसर का काम कर गए ना। लेकिन सबके लिए जो प्रोड्यूसर का काम करते हैं वो कौन होते हैं, वो तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करते हैं, एक अगर ये है तो दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, या और हम इन्हें क्या कह सकते हैं, ये बेसिकली क्या भी होते हैं, कंज्यूमर, क्योंकि इन्हें कोई ना कोई कंज्यूम करता है, कंज्यूमर होता है आंसर में consumer। चलिए अब इधर फिर से आ जाते हैं, जो ये हैं आपके प्रोड्यूसर्स और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, इसमें कौन कौन आ जाते हैं, प्लांट्स आते हैं,
एग्जाम्पल्स में साइनोबैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया ये भी आपके प्रोड्यूसर्स में ही होते हैं, ठीक है। या आपके डायटम्स आते हैं, डायटम्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स ये सब आते हैं आपके एग्जाम्पल्स किसके, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उनमें आते हैं। बच्चों ठीक है। चलिए अब इधर आ जाते हैं हम किसकी तरफ, जो आपके हीटेरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। तो हीटेरो जो ट्रॉफ्स हैं इनका फिर से क्लासिफिकेशन हुआ है। अब इनका ही जो क्लासिफिकेशन है उसका अगर मैं बात करती हूँ कि क्या ये डायरेक्टली डिपेंड्स है प्रोड्यूसर्स पे या इनडायरेक्टली डिपेंड्स है प्रोड्यूसर्स पे, इसके बेसिस पे हीटेरोट्रॉफ्स को फिर से क्लासिफाई किया गया है। बेसिस हो जाएगा इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन किस पर, प्रोड्यूसर्स पर, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे ये दो टाइप के होते हैं। पहले आप इन्हें कह सकते हो कि ये या तो मैक्रो कंज्यूमर होंगे, दूसरे माइक्रो कंज्यूमर होंगे, है ना। मैक्रो बड़े कंज्यूमर, मैक्रो कंज्यूमर का एक और भी नाम हम इन्हें कह सकते हैं फेगोट्रॉप्स या होलोजोइड, ठीक है। और मैक्रो कंज्यूमर और फेगोट्रॉप्स, फेगो मतलब समझ रहे हो ना, पूरा का पूरा यूज कर जाना, फेगोसाइटोसिस खा जाना मतलब, ठीक है। फेगोट्रॉप्स या होलोजोइड, इसके बिहाफ पे सेकंड है आपका कौन सा, अगर हम सेकंड कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो उसमें आते हैं आपके माइक्रो कंज्यूमर्स, ठीक है। देखिए जो आपके ये मैक्रो कंज्यूमर्स है ना, इसका फिर से क्लासिफिकेशन हो जाएगा, इसमें फिर से आ जाएंगे मैक्रो, नाम समझ रहे हो ना, ये वाले जो होते हैं ना मैक्रो कंज्यूमर्स, ये तो बेटा डायरेक्टली डिपेंड्स होते हैं प्रोड्यूसर्स पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से होते हैं। लेकिन जो माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली डिपेंड्स होते हैं। माइक्रो कंज्यूमर्स में बेसिकली डिकम्पोजर्स आते हैं, आपको पहले ही बता दूं, छोटे लेवल की बात हो रही है, डिकम्पोजिशन जो कुछ बैक्टीरिया है, कुछ फंजाई है, वो सब आते हैं आपके किसमें, माइक्रो कंज्यूमर्स में आते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक और कि अगर हम बात करते हैं जो आपके मैक्रो कंज्यूमर्स हैं, ये फिर से आपको बोला है मैंने कि इसमें बेसिकली दो तरह से हो सकते हैं, हर्बीवोरस है या तो हर्बीवोरस कैसे हैं, डायरेक्टली डिपेंड्स करते हैं, दूसरे कैसे हो सकते हैं, कार्निवोरस। अब वो कार्निवोरस में या ओमनिवोरस हो, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से डिपेंड्स हो सकते हैं प्रोड्यूसर्स पे। उसी के बिहाफ पे ये आपके एक तो हो गए क्या, प्राइमरी कंज्यूमर कह सकते हो आप इन्हें, प्राइमरी कंज्यूमर हम क्या कह सकते हैं, ये जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं, यानी कि हर्बीवोरस आ गए तो उसमें हर्बीवोर्स। दूसरे हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इसमें हम सेकेंडरी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसमें ना सेकेंडरी टर्शरी बहुत सारे होते हैं, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, सिर्फ यहाँ पे कंज्यूमर के बिहाफ पे सेकेंडरी ऐसा कुछ नहीं लिख रही हूँ मैं। इसमें आपके जितने भी रिमेनिंग रह जाते हैं वो सब आ जाते हैं इसके अंदर में, ठीक है, चाहे वो कार्निवोर्स हैं या कैसे भी हैं, कार्निवोरस हैं। अब वो टॉप कार्निवोरस है या हल्के फुल्के कार्निवोरस है या ओमनिवोरस है, वो सब आपके मैक्रो कंज्यूमर्स के अंदर में आ जाएंगे। लेकिन जो माइक्रो कंज्यूमर है, माइक्रो कंज्यूमर के अंदर में जो एग्जांपल्स आते हैं वो किसके आते हैं, मेनली डिकम्पोजर्स के, पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है, डिकम्पोजर्स। विदाउट यहाँ तक में बच्चों,
नो मैम। नहीं है ना, ठीक है। अब हम फिर से जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जो हर्बीवोरस हैं, इसमें फिर से हम एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। और फिर जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उनको फिर से हम एग्जांपल देखेंगे। सिर्फ इसका देखेंगे हम, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी हम देखेंगे सिर्फ इसका प्राइमरी कंज्यूमर का हम देखेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसे हटा दूं, यहाँ से रब कर दूं। अब हम जो हमारा एक तो हमने डिस्कस कर लिया, अभी इसका छोटा सा पार्ट रिमेनिंग है, उसको हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम हमारा देखेंगे टाइप्स हैं अबायोटिक फैक्टर्स के उनको, टाइप्स ऑफ एबायोटिक या नॉन लिविंग कंपोनेंट या फैक्टर्स के, ठीक है। अच्छा, बेसिस तो इसका भी वही रहेगा कि इसका किस तरह से रोल है इकोसिस्टम में या एनवायरनमेंट में, ठीक है। यहाँ पे ये कितने टाइप का हो जाएगा, ये होता है आपका 3 to 4 टाइप्स, ठीक है। सबसे पहला, अगर मैं फर्स्ट टाइप्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स की बात करती हूँ तो सबसे पहला होगा क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहला हो जाएगा आपका क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके एग्जांपल्स क्या क्या आएंगे, देखिए टेम्परेचर, ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर ही आता है। वाटर, ये भी तो क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर आता है। विंड, हवा, एयर, ये भी तो क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर आती है। लाइट, ये भी तो क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर आता है। उमस कैसी है, ह्यूमस यानी कि ह्यूमिडिटी, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब है क्लाइमेटिक फैक्टर्स के एग्जांपल्स। ये सब किसके हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स के हैं एग्जांपल्स ना। अब सेकंड, एक तो हो गया क्लाइमेटिक फैक्टर, एक हो जाएगा आपका एडिफिक फैक्टर। सेकंड फैक्टर इज एडेफिक या एडेफिक फैक्टर, ठीक है। ये जो फैक्टर है एडिफिक फैक्टर, अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ये किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल सब्जेक्ट होता है। ये जो है इट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन टू सॉइल से रिलेटेड होता है, ठीक है। हम जानते हैं जो सॉइल का जो कंपोजिशन है, जो टेक्सचर है, जो स्ट्रक्चर है, वो अलग अलग टाइप का होता है। तो एडिफिक फैक्टर के अंदर में 3 तरह के सॉइल, इसके बढ़िया एग्जांपल हो सकते हैं। बता दीजिए मुझे कौन कौन से आपने पढ़े होंगे सभी टाइप्स ऑफ सॉइल। एक तो क्ले सॉइल एडिफिक फैक्टर का हो जाएगा, सैंडी सॉइल, ये भी आपका एडिफिक फैक्टर का हो जाएगा, और एक आपका लोमी सॉइल, ये भी आपके अंदर एडिफिक फैक्टर के अंदर होता है। ये अबायोटिक फैक्टर, देखिए सॉइल हमने यहाँ कहीं नहीं लिखा है, देख रहे हैं ना, सिर्फ हमने इसको एडिफिक फैक्टर्स में अलग से किया है, ठीक है। एक और है थर्ड, हाँ बोलो। थर्ड क्या लिखा है? लोमी सॉइल, LOAMY, लोमी, LOMAY, आ गया? ओके, यस, ठीक है। थर्ड जो टाइप है आपका, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अलग पेन ले लेते हैं इसके लिए, और वो थर्ड है आपका टोपोग्राफिक फैक्टर। टोपोग्राफिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर, ठीक है। अब देखिएगा जो टोपोग्राफिक फैक्टर्स होता है ना, ये बेसिकली किससे रिलेटेड होता है, ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स तो क्लाइमेट से रिलेटेड था, एडिफिक फैक्टर सॉइल से रिलेटेड है।
ऐसे जो टोपोग्राफिक फैक्टर्स होता है ना, वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो जो फिजिकल फीचर्स हैं अर्थ के, उनसे रिलेटेड होता है, ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ, यानी कि दिस फैक्टर इज रिलेटेड टू फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ से रिलेटेड होता है, अर्थ से रिलेटेड। देन अब देखिएगा, जैसे इसमें एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, क्या क्या आते हैं टोपोग्राफिक में, माउंटेन्स आते हैं, वैली आती है, वैली चारों तरफ माउंटेन ही माउंटेन्स है, बीच में से एक कोई सिटी है, टाउन है, द टाइप है वैली, ठीक है, या प्लेन एरियाज आते हैं कि अर्थ कैसी है, अर्थ कहीं से तो बहुत ज्यादा ऊपर है माउंटेन्स के फॉर्म में, कहीं पे वैली के फॉर्म में है, तो कहीं पे प्लेन है एक तरह से, वो आपका टोपोग्राफिक फैक्टर्स हो जाता है। सॉइल के तीन फैक्टर्स में आ रहे हैं एक तरीके से, लेकिन एक जो एडिटिव फैक्टर्स है वो सॉइल के कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और टोपोग्राफिक अर्थ के फिजिकल जो फीचर्स हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर है अर्थ की कैसी है वो, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल, कहीं से धरती कैसी होती है, पठारी होती है, स्लोप है ना, इस तरह से, कहीं से प्लेन होती है, कहीं से बहुत ज्यादा उठी हुई होती है, माउंटेन्स, ये भी तो धरती का एक फीचर है, या वैली के फॉर्म में होती है, एक्सेट्रा। तो ये आपके कौन से वाले फैक्टर हो गए, टोपोग्राफिक फैक्टर। आया समझ में सबको, ये आता है, जल्दी से बोलिएगा बेटा। क्लास का टाइम ओवर होने जा रहा है, 5 मिनट है, मुझे ना आपके आई मीन दो क्लासेस कंटिन्यू करने को बोला गया है 2 आवर्स के लिए, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी चैप्टर को फिनिश कराना है, अटेंडिंग कोर्सेज को भी, और आपका जो एक और है आपका जो बायोडाइवर्सिटी वाला है, एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस सिलेबस इन दिस वीक ओनली। तो एक क्लास के लिए आप मुझे टाइमिंग बता दीजिएगा पहले से ही, मैं आपको उसी टाइमिंग पे मैसेज कर दूंगी, आप फिर से सेम आईडी एंड पासवर्ड पे जाकर के, या मैं दोबारा से आईडी पासवर्ड सेंड कर दूंगी, आप वहां से उस पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे टाइमिंग बता दीजिए कि कितने टाइमिंग पे आप आ सकते हो क्लास में, एक और क्लास लेनी है हमें, डेली हमें 2 क्लासेस लेनी होंगी, आप बता दीजिए हम मीटिंग। मैम आज का टाइमिंग अच्छा था। आज का टाइम नहीं है, क्यों भाई, आज का टाइम क्या हो गया, एक ले लीजिए आप, इवनिंग में ले नहीं लीजिए नहीं आज के टाइम पे लिया करिए। अच्छा, आज के टाइम पे आकर के लूं डेली में, यस यस, हाँ ठीक है, तो मैं डेली की एक क्लास तो आपकी 3:15 PM पे ले लूंगी, तो एक क्लास हमारी 11:45 पे जो हमारा रेगुलर टाइम है उसी पे ले लेंगे, बेटर है सबके लिए, ओके ठीक है। यस। आप फिलहाल मैंने एक चीज और पूछी आपसे, मैं पूछी कि एक क्लास तो हमारी ये होगी, एक क्लास और लेनी है मुझे, तो क्या मैं वो नाइट में ले लूँ वो क्लास आपकी, नाइट में बता दीजिए मुझे कोई भी टाइम, जो भी 2 क्लास साथ में लीजिए ना, अभी जैसा लिया था। अच्छा हाँ, 2 क्लास साथ में लेंगे जैसे अभी लिया है, क्योंकि 40 मिनट होते हैं ना, तो 40 मिनट के करके 2 क्लासेस, तो 1.5 घंटे की कितना होती है बेटा, 1 घंटे की तो होती है, कितना टाइम हो गया, अच्छा हाँ हो गया टाइम, हो से 2 घंटे की क्लास, अभी जो एक क्लास होगी ना मैं वो सिर्फ 1 घंटे मतलब एक ही लूंगी 40 मिनट की, आप मुझे बता दीजिए कितने बजे लेनी है आप सोच लीजिए, तब तक मैं इसको आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ क्या क्या हमने पढ़ा है। हमने इकोसिस्टम का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़े हैं, वेरियस बेसिस के हमने क्लासिफिकेशंस पढ़े हैं, और अभी जो हमारे टाइप्स हैं इकोसिस्टम के ये भी खत्म नहीं हुए हैं, अभी कुछ और टाइप्स हैं वो रिमेनिंग है। इसके बाद में हमें जो डिटेल के अंदर पढ़ना है ना, वो डिटेल में पढ़ना है टाइप्स ऑफ बायोटिक फैक्टर्स को, टाइप्स ऑफ बायोटिक फैक्टर्स का हमें पूरा डिटेल पढ़ना है, पिरामिड, एनर्जी फ्लो एंड जो डिकम्पोजिशन प्रोसेसेस हैं, वो सारी चीजें हमें वो डिस्कस करनी है। और फिर बाद में, क्योंकि हमें देखना होगा कि जो इकोसिस्टम के मेन कंपोनेंट्स हैं वो 4 कंपोनेंट्स हैं, तो एक एक करके हम जैसे उन 4 कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेंगे, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और उस 4 कंपोनेंट्स में बेसिकली आपका एक तो प्रोडक्टिविटी है, एनर्जी फ्लो है, और आपके न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है कि किस तरह से 3 to 4 है आई थिंक, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वाला बायोलॉजिकल साइक्लिंग है वो सबसे लास्ट है, उसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में यहाँ तक भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे जल्दी से, मैसेज किया हुआ है मैम 3:15 to 5:15 इज द बेस्ट टाइम। श्रुति, आर यू कंफर्टेबल विद द कंटिन्यूटी ऑफ 2 hours 3:15 to 5:15? यस But beta, there is a problem to me. Okay,
अगर ऐसा है तो आप बैठे रहो, फिर कंटिन्यू में फिर से जैसे क्लास डिस्कनेक्ट होती है आप फिर से रिकनेक्ट कर लीजिएगा। या एक काम करिएगा, आज के लिए प्लीज, आज के लिए आप 8 PM पे आ जाइएगा, कल से मैं टाइम पे लेने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। आज के लिए आप 8 और 8:30 PM पे आप आ जाइएगा। मैं आपको मैसेज सेंड कर दूंगी, या तो आप इसे सेम आईडी पासवर्ड पे जाकर कर सकते हो, या फिर मैं आपको नया सेंड कर दूंगी। तो उसके बाद में फिर मैं कोशिश करूंगी, बट 2 आवर्स ना कंटिन्यूली नॉट पॉसिबल फॉर मी। इसलिए मैंने आपको बोला है कि एक हम 11:45 टू जो हमारे 12:45 जो रेगुलर टाइम है वो, और एक ये वाला टाइम कर लेते हैं। इसमें आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे भी नहीं होगी, बट चलिए मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक में किसी को आज की क्लास में? नो नो, समझ में आ गया सबको? चलिए ठीक है। अब इसके आगे का जो है वो हम डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, नीट में इससे डायरेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बस डायरेक्ट क्वेश्चंस को आप सॉल्व तभी कर पाओगे जो आपने पूरा पढ़ा होगा, ठीक है। तो जितना भी है सबने नोट कर लिया होगा, आई थिंक सो। ओके बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच। नाउ ओनली लेस देन 1 minute is remaining to disconnect this class.